वेल इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप की सिमेट्रीज जो प्रेजेंट होने से जिनके प्रेजेंट होने से मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं शो कर पाता। तो इसमें सबसे पहला हम लोग देख रहे हैं पॉइंट ऑफ सिमेट्री। तो बच्चों पॉइंट ऑफ सिमेट्री सबसे सिंपल सिमेट्री है किसी भी मॉलिक्यूल की। आप कोई भी इमेजिनरी पॉइंट ले लीजिए उस मॉलिक्यूल के अंदर, राइट। कोई भी आपको ऑब्जेक्ट दिया जाता है या कोई भी मॉलिक्यूल दिया जाता है तो आप उसमें क्या कर लें, एक इमेजिनरी पॉइंट उस मॉलिक्यूल के अंदर एज्यूम करना है। मॉलिक्यूल से बाहर आप वो पॉइंट नहीं ले सकते, मॉलिक्यूल के अंदर जहां से सेम एलिमेंट इक्वी डिस्टेंट हो, ठीक है। तो एनी इमेजिनरी पॉइंट, एनी पॉइंट inside the molecule, from which elements are similar elements are equidistant. Similar elements are equidistant. क्या मतलब हुआ कि सेम एलिमेंट्स एक दूसरे से बराबर दूरी पर हों। अब जैसे मान लेते हैं कि C डबल बॉन्ड C हम लोग लेते हैं और यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, यहाँ पर Cl है और यहाँ पर Cl है। अब अगर इस ऑब्जेक्ट में हम लोग इमेजिनरी पॉइंट लें, यहाँ पर इस पॉइंट से देखें, अगर इस पॉइंट से एक लाइन हम लोग इधर हाइड्रोजन तक ले जाए ऐसे, और इसके अपोजिट इस लाइन को अगर हम लोग एक्सटेंड करें तो ये दोनों हाइड्रोजन जो है एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर मिलेंगे। अगर ये डिस्टेंस r1 है तो ये डिस्टेंस भी r1 होगी। इसी तरीके से अगर Cl और Cl को हम लोग यहाँ से पास करें इस सेंटर से, तो Cl और Cl की डिस्टेंस भी इस सेंटर से इक्वल होगी। तो इसका मतलब इस मॉलिक्यूल में क्या है, पॉइंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ सिमेट्री, या इसको आप सेंटर ऑफ सिमेट्री भी कह सकते हैं या इन्वर्जन पॉइंट भी कह सकते हैं। इन्वर्जन पॉइंट का मतलब इसके थ्रू अगर हम मॉलिक्यूल को रिफ्लेक्ट कर दें तो भी हमें सिमिलर स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से आप डिफरेंट मॉलिक्यूल ले सकते हैं। इसके एग्जाम्पल में सपोज कीजिए कि इस तरीके से साइक्लोब्यूटेन एंड यहां पर हमने ले लिया है इथाइल, यहां पर है CH3 और यहां पर है H। सिमिलरली मान लेते हैं कि ये स्ट्रक्चर हम लोग को दिया गया, ठीक है। मान लेते हैं ये यहाँ पर H एंड CH3। तो थोड़ा सा ओरिएंटेशन मैंने चेंज कर दिया है इन दोनों कार्बन का। अब अगर हम लोग इस मॉलिक्यूल को एग्जामिन करें और यहाँ पर एक पॉइंट ले लें, तो इस पॉइंट से आप इस कार्बन की और इस कार्बन की डिस्टेंस अगर आप देखें तो बराबर होगी। किसी भी ग्रुप की, इथाइल की या मिथाइल की या हाइड्रोजन की, किसी की भी आप डिस्टेंस देखेंगे सब आपको बराबर मिलेगी।
तो आप ये कह सकते हैं इस कार्बन की ये भी आपस में बराबर मिलेगी, इस कार्बन की ये भी आपस में बराबर मिलेगी। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज भी कर दें, इस तरीके से, और इस बार हम लोग यहाँ पर ले लें और यहाँ पर, ठीक है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स आपस में क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे, राइट। और यहाँ पर भी पॉइंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं पॉइंट ऑफ सिमेट्री किसी भी मॉलिक्यूल में। तो अगर पॉइंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, if point of symmetry is there, molecule is optically active or inactive, molecule is optically inactive. So if point of symmetry is yes, then the molecule is optically inactive, right? Molecule is optically inactive. तो ये मॉलिक्यूल जो भी है ये क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्यों? क्योंकि इसमें पॉइंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट। क्लियर टू एवरीवन? तो इस तरीके से आप डिसाइड करेंगे कि मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा या मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक है। तो पहला है इसमें पॉइंट ऑफ सिमेट्री। दूसरा हम लोग देखते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसको हम लोग लिखते हैं सिग्मा से। ये सबसे आसान सिमेट्री ये है जिसको आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं मॉलिक्यूल में, ठीक है बच्चों। कोई भी आप इमेजिनरी प्लेन ले लीजिए और इमेजिनरी प्लेन वो उस मॉलिक्यूल को दो पार्ट में बाइसेक्ट कर रहा हो और दोनों पार्ट एक दूसरे के मिरर इमेज हो, तो वो प्लेन आप कहेंगे, यानी ये आप ये कहेंगे कि उस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। सो प्लेन ऑफ सिमेट्री, एन इमेजिनरी प्लेन, which bisects the molecule in two equal halves, So two equal halves which are mirror image, image of each other. So any imaginary plane, any imaginary plane which bisects the molecule in two equal halves, and these two equal halves जो आपको मिल रहे हैं ये दोनों क्या हो, एक दूसरे के मिरर इमेज हो, तो वो प्लेन
क्या कहा जाएगा, आई मीन वो मॉलिक्यूल कहा जाएगा कि उस मॉलिक्यूल के पास प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे अभी ये ऊपर वाला ही एग्जांपल हम लोग ले लें, तो इसमें सपोज करिए कि यहाँ पर ग्रुप है सी, राइट, एंड H, CS3 and ET, and here यहाँ पर H, CS3 and ET। ठीक है, मान लेते हैं इस तरीके का ग्रुप है। अब देखिए, अगर यहां से एक आप प्लेन पास करें, इस तरीके का प्लेन, तो ये दो पार्ट में इस मॉलिक्यूल को बाइसेक्ट कर रहा है, और ये दोनों एक दूसरे के क्या, मिरर इमेज, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज। तो यानी इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, प्रेजेंट है। एंड इफ प्लेन ऑफ सिमेट्री इज एस, तो आप क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। यानी अगर किसी भी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो वो मॉलिक्यूल क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसी तरीके से अगर हम लोग ये ले लें, ये कौन सा आइसोमर हो गया, सिस आइसोमर, सेम साइट, और इसका अगर हम लोग ट्रांसफॉर्म ले लें, तो ये ट्रांसफॉर्म हो गया, ये सिस फॉर्म हो गया। तो ट्रांस और सिस दोनों में एक प्लेन यहां से पास होगा बच्चों 1,4 यहां से, जो इस मॉलिक्यूल को दो पार्ट में बाइसेक्ट करेगा, और दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, मिरर इमेज होंगे। तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और इस मॉलिक्यूल में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ट्रांसफॉर्म हो या सिस फॉर्म हो, दोनों में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। देखिए कैसे, यहाँ पर जो प्लेन पास होगा, ये आप हमेशा ध्यान रखना, इस 3D स्ट्रक्चर में ये और ये दोनों एक प्लेन में आएंगे। आप प्लेन पास करोगे तो ये दोनों उसी प्लेन पर आ जाएंगे 3D स्ट्रक्चर में, और ये दोनों कार्बन एक प्लेन में आएंगे। तो ये दोनों एक प्लेन में, ये दोनों एक प्लेन में, तो फिर यहां से प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको एक मिल जाएगी। तो ध्यान रखना बच्चों, दिस इज ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू, कभी गलत होने का चांस ही नहीं है। दैट ऑल 1,4 डाई सब्स्टिट्यूटेड cyclohexane, cis or trans, always optically inactive due to plane of symmetry, POS। तो साइक्लोहेक्सेन डेरिवेटिव्स जितने भी हैं 1,4 सब्स्टिट्यूटेड, 1,4 डाई सब्स्टिट्यूटेड, कुछ भी हो, यहाँ पे ग्रुप सेम हो, डिफरेंट हो, सिस हो, ट्रांस हो, कोई मैटर नहीं करता, कुछ भी मैटर नहीं करता।
ये सब के सब ऑप्टिकली क्या होंगे, इनएक्टिव, ऑलवेज ट्रू, दिस इज ऑलवेज ट्रू. So 1,4-disubstituted cyclohexanes are always optically inactive due to the plane of presence of plane of symmetry. तो बच्चों सबसे आसान होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री आइडेंटिफाई करना किसी भी मॉलिक्यूल में, और प्लेन ऑफ सिमेट्री से आप ऑप्टिकल एक्टिविटी को कोरिलेट कर सकते हैं. तो इस तरीके से आगे हम लोग ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए जब स्क्रीन करेंगे मॉलिक्यूल्स को, तो हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री हम लोग देख करके मॉलिक्यूल को बता सकते हैं कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है. ठीक है. देखिए इसमें ट्रांस में थोड़ा सा लोगों को कंफ्यूजन होता है, लेकिन बच्चों कंफ्यूजन का कोई चांस नहीं है, क्योंकि जब भी आप 3D स्ट्रक्चर में ये दिस इज अबव द प्लेन, दिस इज बिहाइंड द प्लेन, तो ऐसे आई मीन ऐसा ये जो प्लेन होगा that will contain both this CS3 and H. So this plane is containing CS3 and H, right? And here this plane containing this CS3 and H, or these two carbon, right? So there is no problem. So whether this is cis or trans, that is immaterial, right? So this is a straightforward concept. So every time you should prepare with this, because you will get direct questions in your competition based on this, right? So whether it is cis or trans, this always have plane of symmetry passing through 1,4 position, and it is always optically inactive. Now बच्चों अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री. ऑल्दो इसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा बच्चों को डिफिकल्ट फील होता है, बट एटलीस्ट डेफिनेशन एंड एक सिंपल मॉलिक्यूल मैं आप लोगों को विजुलाइज कराने की कोशिश करूंगा. अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री. ऐसे see this alternating axis of symmetry, in this two operations are there. See, two operations, and this is also called improper operation. So one operation is here rotation of axis, rotation of molecule or structure around axis at 2 pi by n depending on the structure. मीन्स स्ट्रक्चर को देख करके आपको ये डिसाइड करना होगा कि कितने डिग्री के रोटेशन पर हम लोग को सिमिलर स्ट्रक्चर मिल रहा है. तो ये 2 पाई बाई n, n इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द एक्सिस, ये डिपेंड करेगा स्ट्रक्चर के ऊपर. ठीक है, वो आपको देख करके डिसाइड करना होगा रोटेशन. और दूसरा होगा बच्चों इसमें रिफ्लेक्शन in a plane, reflection across a plane right angle to the axis or perpendicular to the axis. Right angle to the axis, right? So if reflection across the right angle across a plane right angle to the axis, if this brings the identical structure, if above two operation brings the identical structure then
molecule have alternating axis of symmetry. Alternating axis of symmetry. Symmetry. And such molecules are optically inactive. Optically inactive. यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। तो बच्चों, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री अपने आप में सफिशिएंट है, कुछ भी नहीं देखना है। अगर आप ये आइडेंटिफाई कर ले जाते हो कि मॉलिक्यूल में क्या है, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, तो वो डेफिनेटली ऑप्टिकली क्या होगा? इनएक्टिव होगा। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू, पहले मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लेते हैं कि ये स्ट्रक्चर है, यहां पर Cl है और यहां पर Cl है। अगर मैं एक एक्सिस पास करूं, कहां से? यहां से, राइट, और इसको मैं डेजिग्नेट कर रहा हूं S2, ठीक है। अगर ये एक्सिस को हम 180 डिग्री रोटेट करते हैं, 180 डिग्री रोटेट करते हैं, तो ऑब्वियसली ये वाला कार्बन यहां पहुंच जाएगा, ये वाला कार्बन यहां पहुंच जाएगा। इन दोनों में कोई सब्स्टिट्यूशन मैंने लिया नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 180 डिग्री रोटेशन के बाद हमें जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा। ये Cl यहां आ जाएगा, ठीक है, और ये Cl यहां आ जाएगा। इसको आप नंबरिंग भी कर सकते हैं, 1 2 3 4। तो 1 यहां पे आ गया और 3 यहां पर आ गया, तो और क्लियर हो गया आप लोगों को। हमने बस रोटेट किया 180 डिग्री, ठीक। अब क्या करना है? इस एक्सिस के परपेंडिकुलर, यानी राइट एंगल इसके परपेंडिकुलर प्लेन में, तो यहां पर हम लोग एक मिरर लगा दें इस तरीके से, और इस एक्सिस के राइट एंगल पे हम इस मॉलिक्यूल को रिफ्लेक्ट कर दें। तो जब हम लोग इसको रिफ्लेक्ट करेंगे, सी इस तरीके से रिफ्लेक्ट कर दें परपेंडिकुलर प्लेन, तो हमें क्या मिलेगा? स्ट्रक्चर। तो Cl ये यहीं पे रह जाएगा और ये Cl नीचे आ जाएगा, तो 1 and 3। तो इस तरीके से रिफ्लेक्ट कर दिया राइट एंगल पर, तो हमें ये स्ट्रक्चर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, उसी जगह पे पूरा का पूरा आपको रिफ्लेक्ट करना है। तो इसका मतलब इसमें अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है और S2 प्रेजेंट है, तो डेफिनेटली ये ऑप्टिकली क्या होगा? इनएक्टिव होगा। और एक बात और यहाँ पर ध्यान रखनी है बच्चों, कि ये जो 2 हम लोगों ने निकाला है, वो कैसे निकाला है? क्योंकि 180 डिग्री रोटेशन फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन के बाद हमें आइडेंटिकल स्ट्रक्चर मिल रहा है। इसी तरीके से अगर आप एक दूसरा एग्जाम्पल देखें, इसमें एक दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं ले लूं, उसमें और सब्स्टिट्यूएंट्स हम लोग ले लें। ठीक है, अब यहां पर अगर हम लोग ले लें इस तरीके से COOH H, राइट, एंड यहाँ पर PHH, यहाँ पर COOH एंड H, और यहाँ पर PH एंड H। अब इसमें अगर हम लोग एक एक्सिस पास करें यहाँ से, एंड इस एक्सिस के अबाउट हम इसको रोटेट करते हैं 180 डिग्री, 180 डिग्री का रोटेशन करते हैं। तो बताइए, अब मान लेते हैं इसमें नंबरिंग भी कर लो बच्चों आप लोग, 1 2 3 4।
तो जब 180 डिग्री आप रोटेट करोगे इस पूरे स्ट्रक्चर को, तो ये 1 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आप देखो, COOH यहाँ पे आ गया एंड H यहाँ पे आ गया, ये COH यहाँ आ गया, ठीक है, और ये PH यहाँ आ गया, H यहाँ आ गया, और यहाँ पर PH ऊपर आ गया और H नीचे आ गया। फिर से आप नंबरिंग कर दीजिए। साइक्लिक सिस्टम में नंबरिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ये यहाँ पे आ गया है, 1 नंबर यहाँ पे आ गया है, 2 यहाँ पे आ गया है, 3 यहाँ पे आ गया है और 4 यहाँ पे आ गया। ठीक, अब हम इसको परपेंडिकुलर प्लेन में इस मॉलिक्यूलर एक्सिस के ये बेसिकली ऐसे पास हो रही है एक्सिस, जरा सा भी आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इस तरीके से पास हो रही है, ठीक है। तो ये S2 है, S2 है, इसको अगर हम लोग रिफ्लेक्ट कर दें तो हमारा जो है वही स्ट्रक्चर फिर से हमें मिल जाएगा। अब आप देखिए, जब आप रिफ्लेक्ट करोगे तो COH यहाँ पे आ जाएगा, H यहाँ पे आ जाएगा, PH यहाँ पे आ जाएगा, H यहाँ पे आ जाएगा, और ये PH यहाँ पे आ जाएगा, H यहाँ पे आ जाएगा, और COH यहाँ पर, और ये H यहाँ पर, ठीक है। ये 3, सॉरी, ये नाउ अब ये क्या हो गया, अब आप ये देख सकते हैं ये 3 नंबर के इक्विवेलेंट हो गया, और ये 4 के इक्विवेलेंट हो गया, ये 1 हो गया, और ये 2 हो गया, ठीक है। ये रिफ्लेक्ट हमने किया है, लेकिन रिफ्लेक्ट करते ही अब ये 3 नंबर नहीं रह जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा, देखिए COH, ठीक है। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर क्या हो गए, आइडेंटिकल। तो इस मॉलिक्यूल में क्या है, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री को एसेस कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि अगर SN में n की वैल्यू अगर ऑड है, n की वैल्यू क्या है बच्चों, ऑड है, तो इसमें जो है CN भी होगा, यानी एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी होगी, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और इसके साथ साथ प्लेन ऑफ सिमेट्री सिग्मा, प्लेन ऑफ सिमेट्री, परपेंडिकुलर प्लेन होगा इसमें, ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो बताइए ये और अगर SN, n की वैल्यू क्या है, इवन है, n इज इवन, तो ऐसी सिचुएशन में इसमें CN नहीं होगा, नो CN, कैन नॉट हैव CN एंड सिग्मा, मीन्स प्लेन। तो ऐसी सिचुएशन में ना तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी और ना ही उसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी, ठीक है। और इसमें हम लोग ये भी देख सकते हैं बच्चों कि S2 इज इक्विवेलेंट टू I, यानी पॉइंट ऑफ सिमेट्री होगा, पॉइंट ऑफ सिमेट्री। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर इस मॉलिक्यूल में आपको पॉइंट ऑफ सिमेट्री मिलेगी। देखिए ये S2 है, इवन है, तो यहां पर आपको पॉइंट ऑफ सिमेट्री मिलेगी, लेकिन आपको यहां पर एक्सिस ऑफ सिमेट्री या प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी, राइट, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये आप स्ट्रेट फॉरवर्ड कोरिलेशन कर सकते हैं। और S1 is equivalent to sigma, plane of symmetry, plane of symmetry, ठीक बच्चों। तो ये डायरेक्ट कोरिलेशंस हैं, इनकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं,
पॉइंट ऑफ सिमेट्री एंड अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड प्लेन ऑफ सिमेट्री एन की वैल्यू को देख करके आप डिटरमाइन कर सकते हैं। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भाई एक्सिस अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है। अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री में दो ऑपरेशंस होते हैं, रोटेशन और रिफ्लेक्शन। रोटेशन फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन इन द परपेंडिकुलर प्लेन, राइट, एंड आई मीन प्लेन राइट एंगल टू द एक्सिस। तो इस तरीके से आप इसको समझने की कोशिश करें।